सबसे पहले हिस्ट्री निकाल लो सारे। हिस्ट्री का सेकंड चैप्टर निकाल लो। देखिए आपका चैप्टर नंबर 2 आ रहा है, यूरोप में समाजवाद एवं रूसी क्रांति। ठीक है, तो सबसे पहले इसमें जो मेन सारे क्वेश्चन है वो बताऊंगा। सबसे पहले इसमें 3 विचारधारा है, उसमें से कोई एक क्वेश्चन आता है, उदारवादी, रूढ़िवादी या परिवर्तनवादी। ठीक है, तो उदारवादी मतलब होते हैं जो लिबरल होते हैं, रूढ़िवादी जो कंजर्वेटिव होते हैं, परिवर्तनवादी रेडिकल होते हैं। मैं हिंदी में बताऊंगा ज्यादातर। ठीक है, और जो इंग्लिश में वो अपनी बुक खोल के उसमें देख सकता है। ये देखो, रूढ़िवादी मेन बात आपको याद रखनी है कि ये दोनों, बाकी जो दोनों बचे हैं उदारवादी और परिवर्तनवादी, दोनों का विरोध करते हैं। रूढ़िवादी कहते हैं जो पास्ट है ना, पास्ट अतीत, उसकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए, अतीत का सम्मान करना चाहिए। ये कहते हैं अगर बदलाव होता है तो धीरे होना चाहिए। एक बार दोबारा सुन लो। मैं आपको रूढ़िवाद कर बता रहा हूँ, रूढ़िवाद की 3 बातें खास हैं। ये उदारवादी और परिवर्तनवादी का विरोध करते हैं, ये अतीत के सम्मान की बात करते हैं, और ये चाहते हैं अगर परिवर्तन हो तो वो धीरे हो। अब आ जाओ उदारवादी। देखिए उदारवादी कहते हैं सभी धर्मों का आदर सम्मान होना चाहिए, ऑल रिलीजन मस्ट बी रिस्पेक्टेड। ये कहते हैं कि जो राजा का राज है ना वो नहीं होना चाहिए। ठीक है, ये और अनियंत्रित सत्ता के विरोधी हैं, और ये कहते हैं कि व्यक्ति के अधिकारों की रक्षा होनी चाहिए, जैसे हर व्यक्ति है ना उसके अधिकारों की रक्षा होनी चाहिए। ये कहते हैं कि जनता द्वारा चुनी सरकार हो, लेकिन ये कहते हैं जनता द्वारा चुनी सरकार तो हो, लेकिन वो वोट डालने का अधिकार सबको नहीं होना चाहिए। जो लिबरल लोग होते हैं ना वो कहते हैं वोट डालने का राइट सबके पास नहीं होना चाहिए। वोट डालने का जो राइट है ना वो केवल जो टैक्स पे करते हैं, राजस्व है ना, और उन्हीं को होना चाहिए। जो ठीक है, जो टैक्स पे नहीं करे उनको भी नहीं मिलना चाहिए। महिला को तो वोट देना नहीं चाहिए। ठीक है, तो ये जिनके पास संपत्ति है ना केवल उन्हें वोट डालने का अधिकार है। एक बात सुनो, उदारवादी के बारे में आएगा, 2 बातें जरूर याद रख लो। उदारवादी उदार नीति अपनाते हैं, जो लिबरल होते हैं ना ये लिबरल पॉलिसी को अडॉप्ट करते हैं। ये कहते हैं कि भाई जो जो कंट्री पर जो रूल होगा ना वो पीपल का रूल होना चाहिए, लेकिन ये वोट डालने का जो राइट है वो केवल उनको कहते हैं जो एसेट होल्डर्स हैं, जिनके पास संपत्ति है। ये महिलाओं को और जो गरीब लोग हैं उनको वोट डालने के पक्ष में नहीं है। ठीक है, समझ में आ गया आपको। उसके बाद आ जाओ परिवर्तनवादी, मतलब रेडिकल। देखो रेडिकल सबसे अच्छे माने गए हैं, क्योंकि ये कहते हैं कि जो बहुमत, जिस पार्टी को बहुमत मिलेगा उसकी सरकार बने। उदारवादी भी थोड़ा बहुत ऐसे कह रहे हैं कि भाई जनता को। ठीक है, ये कहते हैं कि जो बड़े जिम्मेदार हैं, जो बड़े बड़े जमीन के मालिक है ना उनको अधिकार नहीं मिलने चाहिए कोई खास, उनको प्रिविलेजेस नहीं प्रोवाइड करने चाहिए। जो बड़े बड़े लैंड ओनर्स है ना उनको कोई राइट मत दो। ठीक है, ये महिला के अधिकार को कहते हैं वोट डालना का अधिकार होना चाहिए। अब तीनों में ना एक मेन बात क्या आपको याद रखनी है, जैसे पहला रूढ़िवादी है तो वो कहते हैं परिवर्तन हो तो धीरे धीरे हो। ये उदारवादी और परिवर्तनवादी दोनों के उल्टा है रूढ़िवादी लोग। ठीक है, अतीत का सम्मान करते हैं। जो उदारवादी लोग होते हैं वो कहते हैं कि भाई व्यक्ति के अधिकारों की रक्षा होनी चाहिए, हर व्यक्ति के अधिकारों की रक्षा होनी चाहिए। ठीक है, और सरकार चुनकर आनी चाहिए। ठीक है, और वोट डालने का अधिकार केवल संपत्ति वाले को होना चाहिए, सबको वोट डालने का अधिकार नहीं होना चाहिए। जबकि जो परिवर्तनवादी है ना रेडिकल लोग, वो कहते हैं भाई जो संपत्ति का जो अधिकार जो वोट डालने का अधिकार है वो महिलाओं को भी मिलना चाहिए, महिलाओं की इज्जत होनी चाहिए। ठीक है, और ये कहते हैं जिसको बहुमत मिले उसकी सरकार बननी चाहिए। ठीक है, जो बड़े बड़े जमींदार है, लैंड ओनर्स है, बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट है, उनके प्रिविलेजेस खत्म होने चाहिए। उनको विशेष अधिकार मिलते हैं ना, हर प्रकार की सुविधा, उनको कोई टैक्स नहीं भरना, उनको हर फैसिलिटी मिलेगी। ऐसा क्यों भाई, आम लोगों को मिलनी चाहिए। ठीक है, उसके बाद इसमें एक इम्पोर्टेंट है कि समाजवादी होते कौन है, सोशलिस्ट होते कौन है। तो जो सोशलिस्ट है ना, सोशलिस्ट वो होते हैं जो समाज के लिए काम करते हैं, जो कहते हैं कि प्राइवेट संपत्ति नहीं होनी चाहिए, वो सभी लोगों की संपत्ति होनी चाहिए। समझ में आ गया। सोशलिस्ट आर दोस वी से दैट एसेट्स शुड बी ऑफ अ पब्लिक। जो एसेट्स है ना वो पब्लिक होने चाहिए। ठीक है,
और उस पर प्राइवेट ओनरशिप नहीं होनी चाहिए। देयर शुड बी नो प्राइवेट ओनरशिप ऑन एनीथिंग। किसी भी चीज पर प्राइवेट ओनरशिप नहीं होनी चाहिए। ठीक है, वो निजी संपत्ति का विरोध करते हैं। मतलब वो मेन बात बताओ, वो कलेक्टिव की बात करते हैं, कलेक्टिविज्म की। मतलब समूह में रहकर काम करते हैं। जैसे अगर खेती भी करनी है ना, तो सब लोग उसमें मिलकर खेती करें, जो मिलेगा आपस में बांट ले। मतलब प्राइवेट संपत्ति की बात नहीं करते। कौन? समाजवादी। समाजवादी अगर आपसे पूछे ना समाजवादी क्या है, तो अगर आप मेन वर्ड लिखोगे ना, जैसे ये प्राइवेट जो एसेट्स होती है उसको अपोज करते हैं, निजी संपत्ति को विरोध करते हैं, ये समुदाय की बात करते हैं, ये कलेक्टिविज्म की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं? कलेक्टिविज्म की बात करते हैं। और ये जो इंडस्ट्री लगाने की बात होती है ना, वो भी ग्रुप की बात करते हैं। मतलब जो इंडस्ट्री में लगे वो सामूहिक होनी चाहिए। मतलब एक इंडस्ट्री में सारे लोग मिलकर काम करेंगे, जो मिलेगा आपस में बांट लेंगे। तो वो कौन होते हैं? समाजवादी लोग होते हैं। उसके बाद आज हाँ हाँ सोशलिस्ट होते हैं। अब फरवरी 1917 में, राजशाही के पतन से लेकर अक्टूबर 1917 में रूस की सत्ता पर समाजवादियों के कब्जे तक की घटनाओं को रूसी क्रांति कहते हैं। एग्जाम में तो रूसी क्रांति किसे कहते हैं? देखो, अगर आपसे पूछेगा ना कि 1917 से पहले रूस में किसका शासन था, तो 1917 से पहले रूस में जो ना वो राजा का शासन था। ठीक है, तो उसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? देखो, उसको ऑटोक्रेसी कहते हैं। ठीक है, ऑटोक्रेसी का मतलब होता है जब राजा का शासन होता है। तो रूस के अंदर 1917 से पहले राजाओं का राज था। और 1917 से लेकर, मतलब फरवरी 1917 से लेकर फरवरी 1917 तक रूस का राजाओं का शासन खत्म होने लग गया। और फिर अक्टूबर 1917 में भी ऐसे होता गया। तो उसी वहां उस समय बहुत सारी घटनाएं घटी। उसी को ही रशियन रेवोल्यूशन कहते हैं, रूस की क्रांति कहते हैं। तो रूस के समाज की क्या खास बातें थी? ये आपसे पूछे ना कि क्रांति से पहले क्या था रूस के अंदर, क्या क्या खास बातें थी रूस के अंदर। अगर आपसे पूछेगा वहां पर रेवोल्यूशन होने से पहले ना रशिया के अंदर, तो क्या क्या बातें थी? पहले आप बताओगे कि वह 85% जो लोग थे वो खेती पर निर्भर थे। किस पर निर्भर थे? खेती पर निर्भर थे। और जो बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट थे ना, जो बड़े बड़े उद्योगपति थे, सारी संपत्ति उनके हाथ में थी। गरीबी बहुत ज्यादा थी। ठीक है, और राजा का शासन, ऑटोक्रेसी, राजा का निर्गुण शासन, निर्गुण मतलब राजा का शासन था। और फिर धीरे धीरे वहां पे कीमतें बहुत बढ़ने लग गई, चीजों की, चीजें बहुत महंगी होने लग गई। फिर मजदूरों ने अपनी मजदूरी की मांग करी। धीरे 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 पूरा रूस क्रांति की तरफ बढ़ता चला गया। ठीक है, मैं मेन बता रहा हूँ। ठीक है, और 1905 के अंदर एक घटना घटी थी, इसे ब्लडी संडे कहते हैं, खूनी रविवार कहते हैं। ये एग्जाम में बहुत बार आएगा कि खूनी रविवार क्या है, ब्लडी संडे क्या है। तो आप सिंपल लैंग्वेज में बता देना कि जिस दिन खूनी रविवार की घटना हुई उस दिन रविवार था। तो 100 से ज्यादा मजदूर इसमें मारे गए और 300 से ज्यादा घायल हो गए, क्योंकि वो सारे मजदूर जो थे ना, वो जार निकोलस के पास आ रहे थे। जार निकोलस को लगा कि भाई ये इस पर हमला करेंगे, तो उसने बिना सोच समझे अपनी आर्मी को आदेश दिया कि इन पर हमला कर दो। तो इतनी बड़ी मात्रा में जार निकोलस की आर्मी ने ना उन लोगों पे, मजदूरों पे गोलियां बरसाना शुरू कर दी। इसमें 100 लोग मर गए और 300 से ज्यादा घायल हो गए। क्योंकि उस दिन संडे था, इसलिए इसका नाम ब्लडी संडे पड़ गया। और उस दिन खून खराबा बहुत हुआ, तो खूनी, इसलिए खूनी रविवार नाम पड़ गया। समझ आएगा ब्लडी संडे किसे कहते हैं? तो अब सिंपल लैंग्वेज बना बना के लिख देना कि इस दिन क्या हुआ था। इस दिन ये हुआ था कि जो जार निकोलस था, उसकी आर्मी ने जो है, जो वेजर्स थे, जो एम्प्लॉयज थे, वर्कर थे, ठीक है, वो कलेक्ट होकर जार निकोलस के पास आ रहे थे। ठीक है, अपनी डिमांड्स को लेकर। तो जार निकोलस ने उन पर अटैक कर दिया और 100 के अराउंड वर्कर्स को किल्ड कर दिया गया और 300 के अराउंड जो है इंजर्ड कर दिया गया। तो क्योंकि दैट डे वाज संडे, सो दिस सिचुएशन वाज कॉल्ड ब्लडी संडे। अच्छा, 1905 की जब क्रांति की शुरुआत हुई, मतलब 1905 में तो क्रांति हुई, देखा ना 1905 में कितना कुछ हुआ। तो इसमें क्या क्या हुआ था? मतलब लोग जब रूस के अंदर रेवोल्यूशन कर रहे थे, तो लोगों ने क्या क्या करा 1905 में? अगर पूछेगा 1905 में लोगों ने क्या क्या करा, तो आप बिल्कुल सिंपल अपनी लैंग्वेज में खुद माइंड से सोचें कि जब भी हम सरकार का विरोध करेंगे तो क्या करेंगे? हड़तालें करेंगे।
क्या करेंगे? हड़तालें करेंगे। हम क्या करेंगे? जो भी सरकारी चीज है दफ्तर बंद करवाएंगे। आज भी तो होता है, आज भी तो दफ्तर वगैरह कहते विद्यालय बंद कर दो, दुकानें बंद कर दो, करते हैं ना। तो उस समय के टाइम पर भी ये हुआ, लोगों ने हड़तालें कर दी। हड़तालों को क्या बोलते हैं? स्ट्राइक। ठीक है। और वकीलों ने, इंजीनियरिंग, जितने भी इंजीनियर उन्होंने काम करना क्या कर दिया? बंद कर दिया। ठीक है। और संविधान सभा के गठन की मांग करी उन्होंने, वकीलों ने, डॉक्टरों ने, इंजीनियरों ने। उन्होंने क्या बोला कि कॉन्स्टिट्यूशन बनना चाहिए, कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली बननी चाहिए। अगर आपसे पूछा जाए 1905 की क्रांति में क्या क्या हुआ, आप बोलना लोगों ने हड़तालें करी, लोगों ने दुकानें, जो भी सरकारी दफ्तर बंद करने की बात करी। ठीक है। वकीलों ने, डॉक्टरों ने मिलकर कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली की बात करी कि भाई एक हम अपना खुद का संविधान बनाएंगे, सभा बनाएंगे और खुद ही डिसीजन ले लेंगे, हम इस राजा की बात नहीं मानेंगे। ठीक है। तो इस तरीके से ड्यूमा बना दी। आपको अगर पूछेगा ना कि रूस की संसद का क्या नाम है, तो आप बता देना ड्यूमा। ठीक है। और पता है क्या हुआ? ये ड्यूमा का बड़ा बुरा हाल हुआ। 75 दिनों के अंदर पहली ड्यूमा, जब ड्यूमा बनाई ना, लोगों ने अपने ड्यूमा, मतलब राजा की बात ही नहीं मानेंगे, अपनी ड्यूमा बना दी, अपनी संसद खुद बना दी, हम अपने फैसले खुद करेंगे, राजा की बात मानेंगे नहीं। तो 75 दिन के बाद ये खत्म हो गई, क्योंकि राजा ने अपनी शक्ति दिखा दी होगी। भाई आप लड़ाई कर रहे हो तो राजा चुपचाप बैठेगा? गुजर के खेत में थोड़ी बैठा है ना, फसल वो भी काटेगा। तो बस फिर क्या, वो पहली ड्यूमा खत्म हो गई, फिर दोबारा माने नहीं लोग, हम लोग माने नहीं, वकील वगैरह ये सब। तो 3 महीने के भीतर दूसरी ड्यूमा को भी बर्खास्त कर दिया उसने। मतलब ये शक्तिशाली बनती गई, लोग शक्तिशाली बने, तो राजा पे हावी हुआ तो उन्होंने ड्यूमा बना दी, सभा करने लगे, मीटिंग करने लगे। जब राजा शक्तिशाली तो उन्होंने ड्यूमा हटवा दी। फिर तीसरी ड्यूमा, फिर तीसरी बार फिर हुई, तो रूढ़िवादी नेताओं को फर गया उसमें ना। रूढ़िवादी लोग फर गए। कौन मर गए? और रूढ़िवादी पता नहीं कौन होते हैं? रूढ़िवादी जो परिवर्तन के विरोधी होते हैं, जो चाहते परिवर्तन बहुत धीरे धीरे हो। तो ताकि, और रूस ने ऐसा इसलिए करा, पर रूस के जो जान निकोलस था ना राजा, उसने ऐसा इसलिए करा ताकि अगर रूढ़िवादी लोग भर जाएंगे संसद में तो वो उसका साथ देंगे और इन जनता की बात माननी जाएगी। उसमें चाल चली, ऐसा हुआ था। तो हाँ, तो देखो आपको पता होना चाहिए, जो प्रथम विश्व युद्ध हुआ था ना, वो 14 से 18 में हुआ था। ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्रथम विश्व युद्ध, ये मैप में आएगा ही आएगा। मैंने मैप की वीडियो बना रखी है, आप मैप की वीडियो जरूर देख लेना, प्रथम विश्व युद्ध की, द्वितीय विश्व युद्ध की, और उसी से रट लो अच्छे से। मैप पूरे बना दिए मैंने पहले ही। प्रैक्टिस पेपर भी कर लिए सबने? ठीक है। असेसमेंट कर लिए सबने? ठीक है। असेसमेंट तो देखो, पूरा विश्व 2 गुटों में बटा था, एक केंद्रीय शक्ति में, सेंट्रल पावर्स में, और दूसरा एलिट पावर, मित्र राष्ट्र में। आपसे पूछेगा केंद्रीय शक्ति में कौन आते हैं, तो जर्मनी, ऑस्ट्रिया और तुर्की आते हैं। ये प्रथम की बात है, प्रथम विश्व में कौन कौन थे। तो मैं याद करने का तरीका यह है कि तुम्हारा नाम जर्मनी है, ठीक है, तुम्हारा नाम ऑस्ट्रिया है, ऑस्ट्रेलिया मत लिख देना, तो तुम तुर्की हो। तो तुम तीनों कौन हो? केंद्रीय शक्ति। कौन हो? और दूसरी ओर से मित्र राष्ट्र है, ये तुम्हारा नाम फ्रांस है, तुम्हारा नाम ब्रिटेन है, और तुम्हारा रूस है। तो लड़ाई हुई तो कौन जीत गया था? मित्र राष्ट्र जीत गए थे, मित्र राष्ट्र जीत गए थे। ठीक है, ठीक है, मित्र राष्ट्र जीत गए थे। अब आ जाओ फरवरी क्रांति। फरवरी क्रांति में क्वेश्चन आते, तीनों में से एक क्वेश्चन हमेशा आता है, या तो फरवरी क्रांति पर आएगा, या अक्टूबर क्रांति पर आएगा, या रूस की क्रांति पर आएगा। तीनों में से एक पक्का आता है। हाँ वो भी है, मतलब इन तीनों में से ज्यादा आता है। अप्रैल से भी आ सकता है। अब फरवरी क्रांति किसे है, पेपर बनाने वाले को पता नहीं कैसे बनाया। तो फरवरी क्रांति में क्या क्या बातें हुई आपको पता है? सबसे पहले यहाँ पर जब फरवरी क्रांति की शुरुआत हुई ना, तो लोगों ने 22 फरवरी को यहाँ पर फैक्ट्री में तालाबंदी शुरू कर दी थी। 50 अन्य फैक्ट्रियों में मजदूरों ने हड़ताल कर दी। सेम लिख रहा है जो आपने रूस की क्रांति में लिखा था ना, क्या लिखा था उसमें? हड़तालें करी थी, दफ्तर वगैरह बंद कर दिए थे। तो आपको याद रखना है, ठीक है। और हड़ताली मजदूरों द्वारा सरकारी इमारतों पर गिरा, वही उसमें भी हुआ था। फरवरी क्रांति के अंदर भी यही देखा था, हड़ताल हुई थी, सरकारी दफ्तरों पर अटैक हुए। ठीक है, इसमें भी मतलब मेन। और फिर राजा ने यहाँ पर फरवरी में क्या करा? कर्फ्यू लगा दिया। क्या लगा दिया? कर्फ्यू। और जो ड्यूमा बना रखी थी ना लोगों ने, ड्यूमा, तो उसको बर्खास्त कर दिया। क्या कर दिया? बर्खास्त कर दिया। वो कर ही रहा, ऐसा था, वो चाहता ही था कि उसके राज, अगर जनता का राज हो गया तो भैया वो कहाँ जाएगा, भाई राजा की कहाँ चलेगी फिर। तो उनने ये करा, क्योंकि उस ड्यूमा बाद में बनी है। ठीक है,
हमने देखा था कि रूस में पढ़ा था ना, जब रूस की क्रांति पढ़े थे उसमें ड्यूमा पावर बनी जा रही घटी जा रही, तो यहाँ पे रूस को कि ड्यूमा को हटा दिया था फरवरी में, और 25 फरवरी को ड्यूमा को हटाया था, और 27 फरवरी को प्रदर्शनकारियों ने सरकारी इमारतों पे कब्जे कर दिए इमारतों पे। पहले वाले में जो रूस की क्रांति में क्या हो रहा था, खाली क्या हो रहा था, वही सब ये काम तो हो रहा था फरवरी का, है ना। और फैक्ट्रियां बंद हो गई, उद्योग बंद हो गए, तो लोगों ने कहा भाई अब तो हमें अपने देश को खुद अपना संभालना पड़ेगा। अब प्रभाव क्या पड़े तुम बताओ, जब रूस की फरवरी क्रांति हो गई तो फिर क्या रिजल्ट निकला। तो यहाँ प्रभाव पड़ा क्रांति का, पहला जार का शासन खत्म कर दिया और सबको वोट डालने का अधिकार मिल गया, सबको वोट डालने का अधिकार मिल गया। और अंतरिम सरकार में सोवियत और ड्यूमा के नेताओं की शिरकत हो गई। और देखो अंतरिम पता किसे कहते हैं, अंतरिम का मतलब होता है जो असली सरकार बनने वाली उससे पहले की जो सरकार बनती है ना, ठीक है। जैसे हमारे देश याद हो गया था तो क्या एकदम जनता को चुनाव हो गए थे, वोट डाल गए थे, नहीं ना। तो हमारे बड़े बड़े नेताओं ने देश को संभाला था, फिर चुनाव करवाए थे, फिर जो जीता था वो बड़े बड़े पदों पर बैठ गया था। तो जब जब क्रांति खत्म हो गई थी तो उस समय देश को कौन चलाएगा, जो गवर्नमेंट बनी उसी को बोला गया अंतरिम सरकार। समझ में आ गया। इंग्लिश में प्रोविजनल गवर्नमेंट बनाई गई, ठीक है। अब सुनो, ये सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आपका थीसिस क्या है। देखो आपको पता है लेनिन देश के बाहर चला गया था, वो बहुत मात्रा में युद्ध कर रहा था, जहां निकोलस ने उसकी हालत खराब कर रखी थी। जब लेनिन ने देखा कि भाई अब तो रास्ता साफ हो गया, अब मैं देश में आ सकता हूँ, तो बाहर से बैठ के वो लड़ाई कर रहा था देश के अंदर समाजवाद लाने के लिए, है ना। देश के अंदर समाजवाद लाने के लिए लेनिन बहुत बड़ा युद्ध कर रहा था। हमारे देश आजाद नहीं था, हमारा देश जब गुलाम था, तो आपको पता सुभाष चंद्र बोस और बहुत सारे नेता देश के बाहर रह के देश के लिए काम कर रहे थे ना, अंग्रेजों को भगाने के लिए। तो ऐसे उस समय लेनिन जो था ना, ये बोल्शेविक नेता था लेनिन। तो ये बाहर दूसरे देश के अंदर जाके अपने रूस के लिए काम कर रहा था, रूस को आजादी दिलवाने के लिए, उसके लिए काम करने के लिए। तो जब उन्होंने देखा कि जार हट गया, रास्ता साफ हो गया, तो 1917 में भारत में रूस में आ गया। और रूस में जब आया तो उन्होंने 3 मांगों की जिन्हें अपराध, और उन्होंने 3 मांगे रखी। कितनी? 3। पहला, युद्ध खत्म किया जाए। दूसरा, सारी जमीन किसानों को दे दी जाए, सारी जमीन किसानों को दे दी जाए। और बैंकों का राष्ट्रीयकरण कर दिया जाए। तो बैंकों का राष्ट्रीयकरण मतलब नेशनलाइजेशन में सारे के सारे देश के अंदर जितने भी बैंक होंगे ना, सबको गवर्नमेंट का कंट्रोल रहेगा, लोगों का कंट्रोल रहेगा। क्योंकि अगर कोई प्राइवेट बंदा होगा और पता रहेगा फिर भाग जाए, लूट के भाग जाए, हाँ है ना, लूट डाला लूटने वालों ने, ठीक है। तो बच्चों अंतिम सरकार बोल्शेविक, फिर अंतिम सरकार अब क्या हुआ, अभी आ तो गया, ये बोल्शेविक का नेता था ना और सरकार बन गई थी। तुम्हें पता, देखो वो कह रहे थे लेनिन को भी तो अपने चलाएगा क्या, तू बाहर रह के बहुत कुछ कर रहा है। और सरकार किसकी बनी, बोल्शेविक सरकार अंतरिम बन गई। तो ये जो बोल्शेविक नेता था ना, इसके बीच में सरकार के बीच में टकराव होने लगता। मतलब जब जार को हटा तो सरकार नहीं बनी, मजदूरों ने और वो मिलके बना रहे थे जो सैनिक वगैरह। तो ये बोल्शेविक नेता कहने लगा भाई ये रखो, ये करो, वो करो। ये तो बाहर था लेनिन, अब देश के अंदर आ गया और अपनी मांगे मनवाने लग गया। तो इससे क्या हुआ बच्चों, जो अंतरिम सरकार बनी ना और ये जो बोल्शेविक का जो नेता है ये लेनिन, इन दोनों में लड़ाई होने लग गई। मतलब ये खुश नहीं था कि अंतरिम सरकार जो बन गई ना, उसके अंदर भाई वो करता मेरी तो चलेगी ही नहीं हुकूमत, मेरा काम नहीं बनेगा। तो इनमें टकराव हुआ। तो 24 अक्टूबर 17 को विद्रोह शुरू हो गया, लड़ाई हो गई अंतरिम सरकार की और बोल्शेविक की। और शाम ढलते से पूरा पेट्रोल का शहर बोल्शेविक के नियंत्रण में आ गया। धीरे उन्हें फिर पूरा लेनिन ने पूरा कंट्रोल कर लिया वापस, अंतरिम सरकार को हटा के पूरा बोल्शेविकों ने कंट्रोल कर लिया। इस तरीके से अक्टूबर क्रांति पूरी, अक्टूबर क्रांति हुई। ये अक्टूबर क्रांति थी। देखो फरवरी क्रांति में तो जार को फेंका, और अक्टूबर क्रांति में लेनिन ने क्या करा, जो अंतरिम सरकार बनी थी उसको हटा के खुद अपने आप को कंट्रोल कर लिया पूरा। बोल्शेविक पार्टी ने, बोल्शेविक जो पार्टी बनी उसने कंट्रोल कर लिया। अब जब अक्टूबर क्रांति हो गई तो पता क्या हो रहा होगा, ये जो अंतरिम सरकार बन रही होगी ना, ये भी अपने तरीके से काम कर रही होगी। और ये बोल्शेविक जो नेता था ना लेनिन, इससे कहा ये तो जनता के लिए काम ही नहीं हो रहा, बैंकों का राष्ट्रीयकरण हो जाए, सारी जमीनें किसानों को बढ़ जाए, ये क्यों नहीं बांट रहे, है ना। और युद्ध तो खत्म हो गया होगा उस समय, ठीक है, 18 में खत्म हुआ, 1918 में। तो इसने क्या करा, अक्टूबर क्रांति जो है, अक्टूबर क्रांति जब इसने पूरा विद्रोह करा ना और पूरा कंट्रोल कर लिया बोल्शेविक पार्टी ने। किसको कंट्रोल कर लिया, पूरे देश को। तो फिर उसके बाद ये इस तरीके से पूरा मामला सुलझा। तो अक्टूबर क्रांति के बाद क्या क्या बदलाव आया, जब बोल्शेविक पार्टी जीत गई, उसने कंट्रोल कर लिया रूस को, तो क्या क्या चेंज है।
वही जो इसने कहा था, इससे प्राइवेट संपत्ति खत्म कर दी, ये करोड़ों का मालिक है, ये ठीक है, ये डैश का मालिक है, तो इन सबसे लेकर, ठीक है, हाँ, तो इन सबसे लेकर ना, इन सबसे लेकर उनने सरकार अपने कंट्रोल में कर दिया। और इसने जो वादा किया था, 3 मांगे रखी थी ना, देखो पहले मांग रहा था और ये दे नहीं रहा था। अंतरिम सरकार थी ना, अंतरिम सरकार थी, तो उसने उसी को उखाड़ के फेंक दिया, खुद ही गद्दी पे बैठ गया, खुद ही गद्दी पे बैठ गया। और अब जो जनता के लिए वादे कर रहा है वो कर रहा है, क्या कर रहा है, जो प्राइवेट एसेट है उसको डिस्ट्रॉय कर रहा है, मतलब डिस्ट्रॉय का मतलब ये नहीं कि खत्म कर रहा है, उसको कंट्रोल में कर रहा है अपने। और इसने जितने भी बैंक है, जितने भी इंडस्ट्रीज है, उसका नेशनलाइजेशन कर दिया, क्या कर दिया, नेशनलाइजेशन कर दिया। और इसने सारी संपत्ति जितनी भी थी, सब बोले सब सोशल एसेट है, सब लोगों की है, किसी एक की नहीं है, किसी एक की। तो अब लिख दोगे ना, क्या हुआ, अब इससे ये हुआ कि देश के अंदर गृह युद्ध हो गया, भाई ये करोड़ों के मालिक है, ये डैश का मालिक है, तो इसलिए ये छोड़ देंगे क्या, बड़ा अरबों का हो सकता है, अरबों का हो सकता है, खरबों का हो सकता है, लाखों का, थोड़ा एंटरटेनमेंट के लिए बच्चे बोल रहे हैं, लाखों का मालिक है, हाँ है ना, तो अब ये छोड़ देगा क्या, इसने भी तो अपनी आर्मी रखी होगी, तो ये लड़ाई में लड़ गए और जीवन, और पता क्या हुआ, फिर क्या हुआ, ये जो बोल्शेविक पार्टी बनी, इन्होंने सेंसरशिप लगा दी, क्या लगा दी, हाँ, ये पता क्या होता है, सरकार की मर्जी के बिना कुछ भी छपेगा नहीं, ये सेंसरशिप। एग्जाम में अगर कोई पूछेगा ना कि सेंसरशिप किसे कहते हैं, तो आप बोलना कि गवर्नमेंट की जो परमिशन है उसके बिना आप कुछ भी प्रिंट नहीं करवा सकते, अखबार में कुछ छाप सकते, पहले गवर्नमेंट चेक करेगी, उसके बाद वो होगा। और रूस ने, जो बोल्शेविक पार्टी थी, उन्होंने बोला कि सिर्फ एक ही पार्टी रहेगी, दूसरी पार्टी बनेगी नहीं, बताओ, ठीक है। और जितने भी पुरानी पदवियां थी सब रोक लगा दी, जितने जो बड़े बड़े या बड़े बड़े ठेकेदार नहीं बैठे हुए थे, अभिजात वर्ग के नेता अपने को ज्यादा समझते थे, सबको तुम अब देखो, जब अमीरों से तुम छीनोगे, सारा छीन लोगे, सब कुछ छीन लोगे, उनको भी डैश बना दोगे, ठीक है, तो अब वो तो विरोध करेंगे ही, करेंगे नहीं करेंगे विरोध। तो अब सुनो, या समझ आगे, अगर कोई आपसे पूछ लेगा कि अक्टूबर क्रांति के बाद क्या प्रभाव पड़े, तो बता दोगे, देखो मोटा मोटा सुन लो। अक्टूबर क्रांति के बाद पहला प्रभाव तो ये पड़ा प्यारो कि उसने केवल एक ही सरकार की इजाजत बना दी, मतलब एक ही सरकार रहेगी, एक ही दल रहेगा, एक ही दल रहेगा, और इससे गृह युद्ध हो गया था, आपस में लड़ने लग गए, ठीक है। सारी संपत्ति प्राइवेट हटा दी, सारी संपत्ति प्राइवेट, सारी संपत्ति सरकारी कर दी, क्या कर दी, सरकारी कर दी। जो बड़े बड़े पादरी थे, जो बड़े बड़े लड़के थे ना, बड़े बड़े, उन पता ना, मतलब बड़े बड़े जमीन के मालिक, ठीक है, उन सबके अधिकारों को रोक लगा दी, हाँ है ना। और हर जगह सेंसरशिप लगा दी, क्या लगा दी, सेंसरशिप वाज अप्लाइड एट एवरी प्लेस, ठीक है, समझ में आ रही है। और बैंकों का क्या कर दिया उसने, नेशनल, और सारे जैसे इसका प्राइवेट उद्योग है, ठीक है, महीने के 1 दिन के 1 लाख रुपए कमाता है, सरकार ने सारा से कब्जे में कर लिया, आप कमा ले, झुइयां का खेत है, ठीक है, हाँ, वो तो डायलॉग होता है ऐसे, समझ में आ गया बच्चों। अब आपसे एक क्वेश्चन पूछ लेता है, अगर टीचर का मन करे कि गृह युद्ध क्या होता है, तो आप सिंपल लैंग्वेज बोलते हैं ना, सिविल वॉर, अ वॉर विच इज डन इन द बाउंड्री ऑफ एनी कंट्री विच अमंग देयर पीपल, अपने लोग आपस में लड़ रहे हैं, ठीक है, तो वही सिविल वॉर होता है। एक देश की सीमा के अंदर विभिन्न लोगों के बीच में, जो देश की है, आपस में जो विद्रोह होता है, लड़ाई होती है ना, तो गृह युद्ध कहते हैं। समझ में आ गया बच्चों। पता है कि अब तुम्हें पता है बोल्शेविक, और तुम्हें पता ही है, देखो मैंने तुम्हें बताया था ना कि बोल्शेविक ने कब्जा कर लिया था, तो कुछ लोग जार के भी तो समर्थक थे, जो जार निकोलस को मानते थे, क्योंकि भाई वो तो मानेंगे, अब ये करोड़पति है, ये डैशपति है, तो अब ये तो जार के सपोर्टर है ना, और जार के सपोर्टर है, तो भाई ये क्यों कहेंगे भी हमारा सारा पैसा छीन लो और सब जनता को बांट दो। अब इसके पास तो है नहीं, तो ये तो कहेगी मुझे मिलने फायदा हो रहा है ना, लेकिन इसके पास तो सब कुछ था, ये कहेगी मेरे पूर्वजों ने इतना इकट्ठा किया है, तो मैं ऐसे दे दूंगी। तो गृह युद्ध समझ में क्यों हुआ था। अगर कोई पूछ रहे गृह युद्ध किस किस के बीच में होता, आप बता देना कि जो जार के सपोर्टर थे और जो बोल्शेविक के सपोर्टर थे, इनके बीच में युद्ध होता था, ठीक है। तो ये चैप्टर था, ठीक है बच्चों। एक क्वेश्चन कभी कभी पूछ लिया जाता है, कोलखोज क्या है, कोलखोज बोलोगे, जब बहुत बड़ी मात्रा में जो जमीन है और जो और बहुत सारे साधन है, वो सारे के सारे जो है वो कलेक्टिव फार्म्स को दे दिए गए, ठीक है, तो उसी को क्या बोला गया, ये कोलखोज है। क्योंकि इसमें जो पीजन वर्क थे ना, तो पीजन वर्क थे, उनको लैंड दे दी गई, तो पीजन वर्कर थे, तो और उनको प्रॉफिट दे दिया गया। पता क्या कोलखोज का मतलब होता है,
जैसे आप, मैंने पता ना ये बहुत अमीर है, तो सरकार ने सारी उनकी संपत्ति लेकर, ठीक है, सबको बांट दी, कलेक्टिव फॉर्म बने, सामुदायिक बना दी। तो अब जो भी प्रॉफिट होगा आपस में तो बांटेंगे सब। तो वही कोल खोज के लाया। समझ में आ गया कोल खोज क्या है? अगर आपसे सिंपल लैंग्वेज में पूछो ना कोल खोज क्या है, तो बोलना जो लैंड है और जो दूसरे जो इम्प्लीमेंट्स है वो ट्रांसफर कर दिए गए थे, ठीक है, किसको? कलेक्टिव फार्म्स को। मतलब प्राइवेट से, मतलब एक पर्सन से किसको सौंप दिए गए? कलेक्टिव फार्म्स को। मतलब बड़े बड़े सामुदायिक फार्म, पता ना कलेक्टिव फार्म्स किसे कहते हैं? सामुदायिक फार्म्स क्या होती है? जिस पर ना एक जने का कंट्रोल नहीं होता, बहुत सारे जने मिलकर उसमें खेती करेंगे, काम करेंगे, जो मिलेगा प्रॉफिट आपस में बांट लेंगे। ठीक है बच्चों, वैसे इसमें है तो और भी बहुत सारी चीजें, ठीक है। जैसे आपसे पूछ लेगा कि जो बोल्शेविक का ग्रुप है, ठीक है, तो उसको कौन 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 लीड कर रहा था? व्लादिमीर कर रहा था ना, है ना। और जो कलेक्टिव फार्म होती है, जिसमें जमीन पे सबका अधिकार होता है, उसको क्या बोलते हैं? कोलखोज कहते हैं। ऐसे तो कुछ क्वेश्चन पूछ लेता है, ठीक है, तो आपको अच्छे से पता होगा। अच्छा, कार्ल मार्क्स की क्या विचारधारा थी? कार्ल मार्क्स क्या कहते थे? हाँ, वो भी समाजवाद की बात। हाँ बिल्कुल सही, ये सबको पता होना चाहिए। देखो कार्ल मार्क्स जो थे ना, कार्ल मार्क्स वो सोशलिज्म के सपोर्टर थे। वो कहते थे समाजवाद होना चाहिए, जनता का राज होना चाहिए, और सब जो, मतलब कोई व्यक्ति की प्राइवेट संपत्ति नहीं होनी चाहिए, ठीक है, उसमें लोग मिलकर खेती करें, मिलकर काम करें। और वो कैपिटलिज्म के अपोज थे। मतलब पूंजीवाद का मतलब होता लाभ कमाना। वो कहते थे एक व्यक्ति को लाभ कमाता तो अमीर बनता चला जाएगा, तो गरीब बनता चला जाएगा। तो सबको जो संसाधन है ना, उस पर सबका कंट्रोल होना चाहिए, किसी एक का नहीं। ये कार्ल मार्क्स की विचारधारा है। अच्छा बच्चों, ये जो कार्ल मार्क्स है ना, इन्होंने सेकंड इंटरनेशनल नाम की संस्था भी बनाई थी, ठीक है। अच्छा एक क्वेश्चन सुन लो कि 1900 से लेकर 1930 में औरतों ने क्या करा? मतलब ये पूछ रहे हैं कि रूस के अंदर ना क्या औरतों ने भी कुछ करा था, या वो घर के अंदर ही आराम से थी? नहीं, उन्होंने भी देश की आजादी के लिए और या रूस के अंदर चेंज लाने के लिए बड़ी भूमिका निभाई थी, ठीक है। तो हाँ, तो 1905 की जो रूस की क्रांति हुई थी और 1917 की जो फ्रांसीसी क्रांति हुई थी, उसमें औरतों ने अपना भविष्य बनाने के लिए पार्टिसिपेट किया। उन्होंने कहा हम भी तो राइट चाहिए, हमें भी तो वोटिंग राइट मिलना चाहिए, नहीं मिलना चाहिए। उन्होंने, सुनो भाई ध्यान सुनो, 1914 में वो कारखानों में काम करती थी, और लगभग जितने लोग कारखाने में काम करते थे फैक्ट्रीज में, उसमें से 31% औरतें थी। तो औरतें भी देश को बनाने में अपना कंट्रीब्यूशन दे रही थी। 31% लिख दिया 1914 में। पर उनको उनको सैलरी मेल से कम मिलती थी, मेल से। और एक और बात, जो लेडीज जो वर्कर थी, वो फैक्ट्री में भी काम करती थी, अपने घर में अपने बच्चों का, अपने पति का भी ध्यान रखती, ठीक है। और सबसे एक और विशेषता उनकी महिलाओं की, जब वो फैक्ट्री में काम करती थी, तो जो मेल वर्कर थे उनको मोटिवेट करती थी कि तुम भी काम अच्छा करो। बच्चों, आप जानते हो कि बोल्शेविक है क्या? ये तो आप बोलोगे रूस के अंदर जो कामगार थे, जो वर्कर थे ना, वर्कर, उसी के बड़े ग्रुप को बोल्शेविक कहते थे। और उन बोल्शेविक का जो नेता था वो लेनिन था। दोबारा सुन लो, रूस के अंदर काम करने वाले जो बहुत बड़ा वर्ग था ना, वर्कर जो थे, ठीक है, जो वर्कर थे उन्हीं को बोल्शेविक कहा जाता है। और बोल्शेविक का जो लीड कर रहा था, जो नेता था, वो लेनिन था, ठीक है। यार अगर आपसे पूछे ना कि बोल्शेविक क्या है, तो बोलोगे रूस के कामगारों को, ठीक है, बोल्शेविक कहते हैं। तो वर्कर्स ऑफ द रशियन आर कॉल्ड बोल्शेविक, ठीक है। और दे हैव अ लीडर दैट नेम इज लेनिन। और एक बात सुनो बच्चे, एग्जाम में इतनी बार आया, मुझे समझ नहीं आती बच्चे को क्यों नहीं पता होता। एक बोल्शेविक के ऊपर आता है, एक आता है मंशेविक। क्या है? एक आपने बोल्शेविक तो सुना होगा, है ना, क्योंकि जैसे झुइया का खेत सुन रहे हो, है ना, ऐसे ही। देखिए जो मंशेविक होते हैं ना, ये रूस के अंदर वो थे जो अल्पमत में थे, जो माइनॉरिटीज में थे, ठीक है। आप ये लिखना, मंशेविक एक ऐसा ग्रुप है रशिया में जो अल्पमत में था, जो माइनॉरिटीज में था। ये लोग फ्रांस और जर्मनी की पार्टीज को सपोर्ट करते थे, ठीक है। और जो कि उनके देशों में विधान पालिकाओं के चुनाव के द्वारा भाग लेते थे। एक बार दोनों को पढ़ देता हूँ, सुन लो। जो बोल्शेविक है ना, बोल्शेविक, ये रूस के अंदर एक मेजोरिटी में है, ज्यादातर लोग थे जो कामगार थे, काम करने वाले थे, बोल्शेविक लोग, जो लेनिन को मानते थे, ठीक है। और ये कहते थे कि समाज और सरकार में बदलाव लाने के लिए क्रांतिकारी तरीकों पर विश्वास रखना होगा। बोल्शेविक लोग कहते थे हमें रिवोल्यूशन लाना होगा, तभी हम समाज में परिवर्तन ला सकते हैं, रिवोल्यूशन मार काट जो भी होगा। जबकि जो
जो मंशेविक थे ना, मंशेविक, ये जो बच्चों अल्पमत में थे, माइनॉरिटीज में थे, और ये फ्रांस और जर्मनी की पार्टियों को सपोर्ट करते थे। मतलब इसका मतलब कह सकते हैं ये चुनाव के जरिए अपने राइट को पाना चाहते थे। ठीक है, ये विधान पालिका के चुनाव के द्वारा भाग लेते थे। समझ में आ रहा है? मतलब जो जो बोल्शेविक है ना, ये जो थे बहुत बड़ा हिस्सा था कामगारों का, जो लेनिन की विचारधारा को अपनाता है, और ये कहते थे अगर समाज और सरकारी बदलाव लाने तो क्रांति करनी पड़ेगी। क्योंकि मंशेविक जो लोग थे ना, ये माइनॉरिटी में, अल्पमत में थे। ठीक है, और ये फ्रांस और जर्मनी की जो पार्टी है उसको सपोर्ट करते थे। और ये जो है ना पार्टीज में जो विधान पालिका जो चुनाव वगैरह था उसमें पार्टिसिपेट करते थे ताकि उससे इनको राइट मिल सके। ठीक है, वो क्रांति की बात कर रहे हैं, ये विधान पालिका की बात कर रहे हैं, मंशेविक। ठीक है, देखो जो एग्जाम में आएगा ना वो सुनते जाओ। अगर एग्जाम में क्वेश्चन आएगा कि जार के बारे में बताइए क्या है, जार के बारे में आप क्या जानते हो? बोला जार रूस का एक ऑटोक्रेटिक था, तानाशाही राजा था। ठीक है, और किंतु यह पार्टी कुछ भी प्राप्त करने में विफल रही, लेकिन जार इतना कुछ कर नहीं पाया जितना वो चाहता था। क्योंकि जार की पार्टी में ना बहुत ज्यादा करप्शन होता था, और बहुत ज्यादा ये लोगों को ना बहुत ज्यादा उनके साथ अत्याचार कर रहा था, अन्याय कर रहा था उनके साथ। ठीक है, मतलब बिल्कुल भी जस्टिफाइड नहीं था लोगों के साथ। इसलिए ये जितना भी काम कर रहा था केवल अपने बेनिफिट के लिए कर रहा था। ठीक है, किसानों की जो हालत थी ना इसे बहुत खराब कर रखी थी, लगान बहुत वसूल कर रहा था, और मतलब जमींदारों के बीच में, किसानों के बीच में बहुत लड़ाई होती थी, हत्याएं हो जाती थी। ठीक है, इतना ये क्रूर था, मतलब सही नहीं था जहाज। तुमने देखा भी तो था कि आपने अभी सुना भी तो था, मैंने खून विवार की घटना तो किस तरीके से गोलियां मार दी, किस तरीके से कितने लोग घायल कर दिए। और सिपाही और मजदूरों के संगठन बन गए, सिपाहियों ने वो संगठन बनाए, सिपाही और मजदूर इकट्ठा हो गए थे, आपको पता है इसमें। ठीक है, और सैनिक कमांडर की सलाह पर जार का गद्दी, और फिर सैनिक कमांडर ने बोला भाई छोड़ दे गद्दी। तो फरवरी में जार ने कौन से अपनी गद्दी छोड़ दी थी, 2 मार्च 1917। तो याद रखना 2 मार्च 1917 में फरवरी क्रांति के दौरान उसने अपनी गद्दी छोड़ दी थी। ठीक है, आखिर फरवरी क्रांति हुई क्यों? अगर आपसे पूछेगा ना कारण क्या थे, तो वही करोगे कि लोग बहुत तंग आ गए थे। एक तो प्रथम युद्ध इतना चल रहा था, लंबा चलता जाता युद्ध बहुत लंबा चल रहा था युद्ध, महंगाई बढ़ती जा रही थी, चीजों के रेट बढ़ते चले जा रहे थे। अब किसी भी देश में अगर महंगाई बढ़ती है तो गरीब बंदा कहाँ से बर्दाश्त करेगा? और क्या कारण थे? और ये था कि रूसी सैनिकों की मौत हो गई थी बहुत बड़ी मात्रा में प्रथम युद्ध में। तो लोग हाँ, उद्योग बंद हो गए थे बहुत सारी मात्रा में। बहुत से लोग दूसरे देश में शरण ले लिए थे, शरणार्थी बन गए थे ना, इस तरीके से। और खाने की कमी हो गई थी, बस बना के बता सकते हो। अब जब ये रूसी क्रांति हो गई तो इसका असर क्या देखने को मिला, प्रभाव, इफेक्ट क्या पड़ा? जब रूस की क्रांति हो गई, तीनों पॉइंट याद है ना, 3 तरीके से याद है ना। तो ये फरवरी क्रांति को 3 तरीके, एक कारण क्यों थे, कारण वही तुम अपना बता सकते हो। युद्ध इतना लंबा चल रहा था, लोग तंग आ गए थे, बहुत बड़ी मात्रा में सैनिक मारे गए, जिनके घर वालों के बंदे चले जाएंगे, उनके ऊपर क्या बीतेगी? लोग कहेंगे बस युद्ध खत्म कर। अब हम नेक्स्ट चैप्टर देखते हैं। ओके, देखिए अब मैं आपको नेक्स्ट चैप्टर पढ़ा रहा हूँ, नाजीवाद और हिटलर का उदय। देखो भाई, अभी मैंने आपको बताया था जब प्रथम विश्व युद्ध हुआ था वो 14 से 18 हुआ था, 1914 से 1918। जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुई थी 1914 से 1918 तक हुई थी। मैंने आपको बताया था इसमें विश्व 2 गुटों में बढ़ गया था, पूरा वर्ल्ड 2 पार्ट में डिवाइड हो गया था, एक मित्र राष्ट्र, दूसरा केंद्रीय शक्ति। एक एलिड पावर, भारत उस समय अंग्रेजों का गुलाम था, तो ब्रिटेन जिस तरफ होगा उस समय भारत था। ठीक है, तो भारत किसकी तरफ था बच्चों? मित्र राष्ट्र में। किसमें? मित्र राष्ट्र में, क्योंकि भारत गुलाम था और भारत की अपनी मर्जी थी नहीं, तो अंग्रेजों ने भारत को गुलाम बना रखा था। भारत के लोगों को उठा के वहां पे युद्ध करवाने में ले गया। कितने भारत के लोग मार दिए थे आपको पता है? तो हम नहीं पढ़ रहे चैप्टर में, 10वीं में आओगे ना तब पढ़ेंगे। ठीक है, चलो। तो प्रथम विश्व युद्ध में, जो प्रथम विश्व युद्ध है ना, तो उसमें जो पूरा वर्ल्ड 2 गुटों में बढ़ गया। ये है मित्र राष्ट्र और ये धुरी शक्ति है। ठीक है, तो मित्र राष्ट्र मतलब होता है एलिड पावर। तो ये आप यहाँ रहना, आप फ्रांस हो। ठीक है, फ्रांस, आप हो ब्रिटेन, और आप हो रशिया। ये 3 है। ठीक है, और भी बहुत सारे छोटे मोटे नहीं गिनेंगे। 3 में फ्रांस, बेटा आप ब्रिटेन हो और आप रशिया। और इधर थे सेंट्रल पावर में ये आती है जर्मनी, ये ऑस्ट्रिया और ये तुर्की। अब बताया था ना मैंने ऑस्ट्रिया। और जब युद्ध हुआ, ऑस्ट्रिया कंट्री का नाम है। बेटा तुम छोटे मोटे हो ना। पार्टी में ऑस्ट्रिया अलग कंट्री है।
ठीक है, और ऑस्ट्रेलिया अलग कंट्री है, उसके अब उसके बारे में हम नहीं बता सकते ना, अभी चैप्टर से भटक जाएंगे, सॉरी। तो अब आगे सुन। तो जो ये केंद्रीय शक्ति है और तुम हो मित्र शक्ति है। तो युद्ध हुआ तो मित्र शक्ति जीत गई और इनको झुंझुना मिला, मतलब हार गई। अब उसके बाद फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हो गया। तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में ना जब हार गए, आपको पता ना मित्र राष्ट्र जीत गए थे और ये जो थे केंद्रीय शक्ति हार गई थी, तो इसका सारा का सारा जो ब्लेम है ना, सारा का सारा ब्लेम जर्मनी को दे दिया गया कि सारी गलती जर्मनी की है। और जर्मनी पे इतने बाइंडनेस लगा दी, इतने ज्यादा, मतलब इतने ज्यादा उसके ऊपर ना बहुत सारे ब्लेम लगा दिए उसके ऊपर, जैसे 6 बिलियन पाउंड का उसके ऊपर क्या चला दिया, लोन बना दिया उसको, ठीक है, ऐसे कोयले, मतलब इतना ब्लेम, सारा ब्लेम किसका दे दिया गया, सारा ब्लेम जर्मनी को। जर्मनी को पूरा लूट ला रहा इन लूटने वालों, मतलब किसने, रूस ने, फ्रांस ने और ब्रिटेन, इन्होंने बहुत लूटा, मतलब वो जर्मनी ने स्टार्ट किया था। हाँ। अब सुनो फिर क्या, और पता है फिर इस जर्मनी ने कहा मैं बदला लूंगा। जर्मनी ने क्या करा, बदला लेने की सोची, तो हिटलर जो था ना, हिटलर ने कहा मैं बदला लूंगा। पहले सुनो, ध्यान सुनो भाई। हिटलर ने कहा, जब हिटलर ने पहले अपनी पार्टी ज्वाइन करी, फिर उन्होंने अपनी पार्टी बना ली, नासी की पार्टी कहलाई। उसने फिर जब हमला करा तो इसने मना कर दिया, मैं तुम पे कोई कर्जा नहीं दूंगा, और जो जो जमीनें तुम सबने कब्जे कर दिया, मार मार के तुम सबको तुमसे छीन ली, और धीरे धीरे और भी देशों पे कब्जे करने शुरू कर दिए। फिर क्या हुआ, फ्रांस शक्तिशाली था, ये सब मिले तो इन्होंने फिर दोबारा अटैक करा, तो दूसरा विश्व युद्ध हो गया। और जब दूसरा विश्व युद्ध हुआ तो ये मित्र राष्ट्र थे, ये आप कौन थे, फ्रांस, ब्रिटेन और रशिया, यानी कि 100%। फिर अमेरिका भी आ गया बाद में, अमेरिका बाद में आया था, तो अमेरिका आ गया, ये मित्र राष्ट्र आ गए, ठीक है। और इधर दूर शक्तियों में जर्मनी, अब इटली और जापान, ये ज्यादा, ये मेन काम थे, बाकी छुट्टे मुट्टे, ठीक है। तो ये जर्मनी, इटली और जापान, ये तीनों इधर लड़ रहे थे इधर, तो बाद में फिर कौन जीत गया, फिर तुम जीत गए, ठीक है। अब ये फालतू बात मतलब बाइडेन उस समय नहीं था, ठीक है। अब सुनो, तो 1919 में पता, जब हार गए ना, सुनो, प्रथम विश्व युद्ध, ये जर्मनी, आप कौन थे, तुर्की, आप ऑस्ट्रिया, जब ये हार गए ना, तो उसके बाद ये जीते हुए देशों ने इसके साथ एक संधि करी। क्या करी, संधि, मतलब एक टीटी करी कि भाई देखो युद्ध हम खत्म कर रहे हैं, लेकिन तुम्हें ये चीजें देनी पड़ेगी। उसी को वर्साई की संधि बोला गया। तो जर्मनी के ऊपर मित्र राष्ट्रों ने बहुत सारी कंडीशंस लगा दी, उसी को वर्साई की संधि कहते हैं। तो अगर आपसे पूछेगा कि वर्साई की संधि क्या थी, तो आपको पता लग गया कि जब जर्मनी हार गया तो ये जो देश जीत गए थे, तो इन देशों ने इसके ऊपर बहुत कंडीशन लगा दी कि युद्ध तो खत्म कर रहे हैं, लेकिन तुम्हें भरपाई करनी पड़ेगी। जैसे गाड़ी, आप रोड पे जा रहे हो, आपकी कार थी, इसकी स्कूटर थी, ठीक है, और स्कूटर ने कार पे ठोक दी, तो गलती मानी जाती है स्कूटर वाले की, कार वाले को गलती माननी है। अब तुमने सब, ये तेरे स्कूटर भी बेच देंगे, ये भी कर देंगे, वो भी कर देंगे, तो इसी को तुमने सब बहुत बोला, ये गरीब था, सारा बोल नहीं पाया। ऐसे स्कूटर और साइकिल वाले की लड़ाई हो गई, तो सारा का सारा ब्लेम साइकिल वाले पे लगा दिया कि तेरी गलती है, तो आते नहीं चलाने, तो साइकिल वाले को भरपाई करनी पड़ती। ऐसे ही हुआ था कि जर्मनी के अंदर, जर्मनी हार गया तो इसके ऊपर सारी बहुत सारी इसके ऊपर कंडीशन लगा दी, ये भरना पड़ेगा, तो ये करना पड़ेगा, है। तो अभी पढ़ा रहा हूँ ना, अभी आया तो उस टॉपिक पर, समझो बेटा, समझो। तो इसने सारे के सारे जो भी इस पर कंडीशन लगाई, उसे वर्साई की संधि बोला गया। अब आपसे पूछेगा कि वर्साई की संधि में तुम जो जीते हुए देश हो ना, तो तुमने इसको क्या क्या शर्त लगाई। पहला, युद्ध में हुई क्षति के लिए सिर्फ जर्मनी को जिम्मेदार ठहराएगा। पहली वर्साई की संधि में ये हुआ कि आपने सारा ब्लेम जर्मनी को दे दिया, पहली बात होगी। दूसरा, युद्ध अपराध बोध, मतलब इसको बोला कि युद्ध अपराध, मतलब जहां भी जर्मनी के लोग जाते हैं ना, उन्हें अपराध बोध का सामना करना पड़ता, और हर जगह उनकी जिल्लत होती, हर जगह उनकी बेइज्जती होती, ठीक है, कि भाई देखो तुम हारे हुए देश के हो, हारे हो, उनको कहीं सम्मान नहीं मिलता था। और इन पर 6 अरब पाउंड का जुर्माना लगा दिया। पहला पॉइंट क्या था, सारा जिम्मेवार जर्मनी को माना गया। दूसरा, 6 अरब पाउंड का उनपे फाइन लगा दिया गया। तीसरा, 10% जर्मनी के सारे उपनिवेश, 10% आबादी, 13% भूभाग, 75% लोहा भंडार और 26% कोयला भंडार मित्र राष्ट्रों ने आपस में बांट लिया। तुम लोगों ने इतना लूटा, इतने बिल्कुल शर्म ना आई, तुमने क्या करा, इसके जितने भी लोहे के भंडार थे 75%, सिर्फ 25% छोड़ा इसकी जो कंट्री के लोग हैं, वो झुंझुना बजाएंगे। 75% तुमने ले लिया लोहे के भंडार। और
ठीक है, और 13% जमीन भी ले ली, आपस में बांट ली, बांटेंगे बांटने वाले हैं, लूटने वालों ने लूट डाला, ठीक है, और 26% तुमने कोयले ले लिए। और फिर इतना ही नहीं, तुम्हें अभी भी शर्म नहीं आई, तुम्हें अभी भी शर्म नहीं आई, तुमने क्या करा, तुमने इसको कमजोर करने के लिए इसकी सेना खत्म कर दी कि कल को दोबारा से लड़ाई करने आ जाए, इसकी सेना हटा दी। देखा, फिर तुम्हें अभी भी शर्म नहीं आई, तुमने वर्षाई की संधि में बच्चों लास्ट वर्षाई की संधि में एक फैसला और किया कि जो खनिज संसाधनों वाले राइनलैंड था ना, राइनलैंड यार राइनलैंड, उसको भी इन मित्र राष्ट्रों ने आपस में बांट लिया, ठीक है, कब्जे में उन्होंने कर लिया राइनलैंड को भी। तो वर्षाई की संधि में एक बार ब्रीफ में बता दूं कि वर्षाई की संधि आपको समझ में आ गई, ये संधि जो है जर्मनी और जो मित्र राष्ट्र थे उनके बीच में की गई। और इसमें क्या किया गया, इस वर्षाई की संधि में सारा का सारा दोषी जर्मनी को मान लिया गया और जर्मनी के ऊपर 6 अरब पौंड का जुर्माना लगाया गया। और जर्मनी ने जिन देशों पे कब्जा कर रखा था उसका मतलब उपनिवेश, पता उपनिवेश किसे कहते हैं, कॉलोनी, पता कॉलोनी किसे कहते हैं, जब कोई देश किसी दूसरे देश पर अपना नियंत्रण बना लेता है ना, वो उसके लिए कॉलोनी कहलाती है। जैसे अंग्रेजों ने हमें गुलाम बना रखा था ना, जब ये युद्ध चल रहा था ना युद्ध, तो अंग्रेज उस समय भारत गुलाम था, तो भारत उनकी कॉलोनी थी, उपनिवेश था, ठीक है। अगर कहीं कॉलोनी देखो ना, कॉलोनी देखो तो कॉलोनी का मतलब था कब्जा, उपनिवेश, किसी ने उस पर कब्जा कर रखा, उपनिवेश कर रखा है। हाँ, तो जर्मनी को कमजोर करने के लिए उसकी सेना भी भंग कर दी गई, ठीक है, ये वर्षाई की संधि में हुआ। और राइनलैंड को आपस में मित्र राष्ट्रों ने बांट लिया था, जो खनिज संसाधनों से भरी हुई थी। अब उसके बाद आप देखो, जर्मनी के अंदर जो सरकार थी ना, वो थी वायमर गणराज्य। तो जर्मनी के जो जर्मनी और मित्र राष्ट्र की जो संधि कौन सी थी, वर्षाई की संधि थी, वर्षाई ट्रीटी थी। अब जर्मनी के अंदर कोई सरकार तो काम कर रही होगी, जिसने कॉन्ट्रैक्ट किया होगा, हाँ है ना, तो वो था वायमर गणराज्य। तो वायमर गणराज्य की प्रॉब्लम क्या थी, अब देखो, जर्मनी हारा हुआ देश था और जर्मनी में जो सरकार चल रही थी वो वायमर गणराज्य की थी। तो वायमर गणराज्य को 1929 से 32 को आर्थिक मंदी था, उससे औद्योगिक उत्पादन के घटने और बेरोजगारी बढ़ने की समस्या का भी सामना करना पड़ा। देखो एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि वायमर गणराज्य की क्या समस्या थी। पहले तो आपको पता होना चाहिए वायमर गणराज्य है क्या। तो वायमर गणराज्य जर्मनी को जो पूरा चला रहा है ना, जो जर्मनी को चला रही है, भारत को जो चला रही है सरकार, जैसे बीजेपी की है, ऐसे वहां पर जो पूरा का पूरा जो था ना जर्मनी, वो वायमर गणराज्य चला रहा था, ठीक है। तो वायमर गणराज्य की क्वेश्चन आता है, वायमर गणराज्य की प्रॉब्लम क्या थी। तो आप बताओगे कि वायमर, देखो एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि पूरे विश्व में महामंदी कब आई थी, मतलब डिफ्लेशन कब आया था, डिफ्लेशन। तो डिफ्लेशन मतलब पता क्या होता है, महामंदी। पता है महामंदी क्या होती है, जब आप बेचने के लिए तो तैयार हो सामान, लेकिन खरीदने वाला कोई नहीं है, तो उसे महामंदी कहते हैं। तो 1929 में ये हुआ था, युद्ध इतने युद्ध हुए थे, तो अलग अलग फैक्ट्री वाले ने ना युद्ध में एक बम फेंका, सारी चीज जल गई। तो लोगों ने कहा और बनाओ और बनाओ और बनाओ और बनाओ और बनाओ। अब युद्ध खत्म हो गया, अब चाइना का सामान हो सकता है, वर्दी हो सकती है, खाना हो सकता है, बहुत चीजें हो सकती है। युद्ध खत्म हो गया तो सब फैक्ट्री वालों का सामान बना रह गया, बिका ही नहीं। जब बिका ही नहीं, हमारे तो सबकी फैक्ट्री है, ठीक है, तुमने इन अमीरों से लोन ले लिए, बैंकों से लोन लिए, इतने लोन लिए क्योंकि तुम पैसा कमा रहे, खूब पैसा आ रहा है, आजा और पैसा आया जा रहा है। अब तुमने क्या करा, और फैक्ट्री इन्हें 4 खोल ली, इन्हें 12 खोल ली। अब अचानक युद्ध रुक गया, माल का बिके नहीं, अब माल द्वारा बिके नहीं, झुंझुना बजा लिया, है ना। अब माल बिका नहीं, अब माल ही नहीं बिका, तो फिर क्या होगा, तुम लोन चुका पाओगे, ये भी रोड पे आ रहे क्योंकि तुमने बैंकों में इतना लालच आ गया, तुमने कहा लो लोन और इससे क्या हुआ, तुम चुका नहीं पाए, मतलब ये चुका नहीं पाए। और तुमने किससे लिया था, तुम्हारे पे बैंक में पैसा किसका था, इन आम लोगों का था ना भाई, इन्होंने तुम्हारे बैंकों में जमा कराया था, ब्याज मिलेगा, ब्याज क्या ठुल्लू मिलेगा, तो ये भी बर्बाद हो गए। अब जो फैक्ट्री वाले ने इससे लोन लिया, और जो बैंक ऐसी बात अपने पास थोड़ी होता है, इन आम लोगों का तो होता है, तो इनके भी पैसे डूब गए, तुम्हारे भी डूब गए, तुमने तो डुबो दिए इनके, और इन्होंने दिया नहीं। तो इस तरह पूरे विश्व के अंदर ना, पूरे विश्व में क्या हुआ, माल इतना बना हुआ था, क्योंकि तुम वेट कर रहे थे, अरे जितने का बना उतने का ले लो, अरे ले लो ना, 100 का मतलब 10 का ले लो, तुम बोलते रह गए, क्योंकि ये दबाव डाले, करते दो करते चुकाओ, ये चुका नहीं रहे। तो इस तरीके से पूरे विश्व के अंदर महामंदी आ गई, माल बिकने के लिए क्या था, खरीदने वाले को था नहीं, क्योंकि ये कैसे खरीदते,
इसको कहाँ लेनी थी, ये डूब के खा गए। इसने क्या करा, इसने तुम्हें लोन दे दिया था, तो इस तरीके सारे लोगों के पास पैसे नहीं हुआ, सब बर्बाद हो गए। तो ये पूरा चक्र में, पूरा सुनो, एक क्वेश्चन नहीं था, सब चक्र में फंस गए। और यही था महामंदी का काल। अब वायमर गणराज्य में यही प्रॉब्लम आई। मैं देखो टॉपिक से हट के थोड़ा अलग बात बता दी, वापस टॉपिक पे आ जाता हूँ। बस हालांकि वो फालतू बात नहीं थी। अगर आपको पूछेगा महामंदी क्या होती है तो बता सकते हो महामंदी क्या होती है, जब माल बिकने के लिए तैयार होता है लेकिन खरीदने वाला कोई नहीं होता, तो वो डिफ्लेशन कहलाता है। ठीक है, पीपल आर नॉट रेडी टू बाय but there are several things which are available to sell. ठीक है, that situation would be said that deflation. मतलब माल बिकने के लिए है लेकिन खरीदने वाला कोई नहीं है। buyer not a seller available है। Are you getting my point? There are available sellers who can sell the goods, services, but there are not buyers who can buy that. क्योंकि डिमांड ही नहीं है। समझ आ गया? तो अब अगर आप अब दोबारा से बताता हूँ कि अगर आपसे पूछेगा वायमर गणराज्य की समस्याएं क्या थी, तो आप बताओगे पहली समस्या उसकी ये थी कि महामंदी और उद्योग उत्पादन घट गया था। देश में महामंदी आ गई थी, मंदी नहीं आई थी, महामंदी आई थी। और कब आई थी? 1929 से लेकर 32 तक 3 साल इतना बुरा हाल रहा था ना, 3 साल, 1929 से 32 तक। ठीक है, और जिसकी वजह से क्या हुआ, फैक्ट्री बंद हो गई तो लोगों को बेरोजगारी हो गई। देखो, जब तुम्हारा माल बिकेगा तो फैक्ट्री बनाओगे और सामान, तो तुम लोगों को नौकरी से निकालने लग गए। तो वायमर गणराज्य की पहली प्रॉब्लम ये थी कि महामंदी आई, जिसकी वजह से बहुत से लोगों को बेरोजगार हो गए, बेचारे बेरोजगार हो गए। ठीक है, पहली समस्या समझ आ गई। दूसरा, वायमर गणराज्य ने वर्साई की संधि कर रखी थी, तो वो अपमानजनक थी और उनको कर्जा दिया जाना था, तो ये बहुत दिक्कत आ गई। और हर जगह जर्मनी के लोगों के साथ दुर्व्यवहार होता था, उनको सम्मान नहीं देकर, देखो आ गए अपराधी आ गए, इन्होंने पूरे विश्व को लड़ा दिया, निर्दोष लोगों को मार डाला। हर जगह हर कोई यही तो बोलेगा। तो तीसरा, और सारा का सारा हड़ताल जर्मनी को देना पड़ेगा, मतलब किसको, इसको देना पड़ेगा, क्या नाम था, वायमर गणराज्य को। फिर क्या हुआ, चौथा, फिर वायमर गणराज्य मतलब जर्मनी के अंदर जो दूसरे लोग थे, जैसे ये अलग अलग पार्टी वाले, ये इस पार्टी के खिलाफ हो गए और यहाँ क्रांति, रोज सड़कों पे विद्रोह होने लग गए, आंदोलन होने लग गए। बंद करो, इसको हटाओ, ये कुछ नहीं कर पाएगी, अमेरिका के हाथों, ब्रिटेन के हाथों ये बर्बाद देश करती जाएगी, हटाओ इसको, हटाओ इसको, ऐसे बहुत सी चीजें। और सबसे बड़ी बात वायमर गणराज्य की ये थी कि उन्हें नवंबर अपराधी कहने लग गए, और ये सबसे बड़ी बेइज्जती थी। हर लोग आ गए नवंबर अपराधी आ गए। कौन आ गए बच्चों? इस तरीके से बहुत बड़ी मात्रा में जो है ना देश के अंदर बहुत समस्या पैदा हो गई, लोग बहुत तंग आ गए। तो हिटलर ने क्या करा, अब हिटलर की पार्टी कैसे आई, हिटलर सबसे अच्छा वक्ता था, स्पीकर बहुत अच्छा था। उसने बोला देखो कि वायमर गणराज्य क्या कर रहा है देश के लिए, मुझे मौका दो, मुझे मौका देके देखो, मैं इस देश को बहुत अच्छा बना दूंगा। ये जितने भी लोगों ने जो वर्साई जो की संधि कर रखी है और हमारे देश कर्जे को चुकाया जा रहा है, हमारे देश की जमीनों को कब्जे में ले लिया गया है, हमारे लोगों पे अत्याचार हो रहा है, मेरे को बनाओ, मुझे नेता बनाओ, मुझे अधिकार दो, मुझे चांसलर बनाओ। जैसे हमारे देश में प्रधानमंत्री होता है ना, जर्मनी के अंदर चांसलर होता है, वहां पे प्रधानमंत्री नहीं बोलते, चांसलर बोलते हैं ना। मुझे बनाओ, देखो मैं कितना कुछ करता हूँ। पहली बार जब उन्हें लड़ा तो उसको सीटें नहीं मिली थी, लेकिन दोबारा जब उन्हें अपनी नाजी की पार्टी पूरी बनाई, संगठित करा, वो और भी इतने अच्छे भाषण देता था, सब लोग उसके भाषण से प्रभावित हो गए और वहां की जनता ने सब दिल खोल के वोट दे दिया। और जब वो बन गया तो उसने वहां से लोकतंत्र खत्म कर दिया। उन्हें कहा सर मेरा ही राज रहेगा। अब क्वेश्चन ही आता है कि नहीं, जनता उसके सपोर्ट में थी, उन्होंने कहा हमने लोकतंत्र को बहुत देख लिया, कुछ नहीं होता और इसमें विश्वास करो, और सारा सब हिटलर के साथ हो गए सब लोग। तो क्वेश्चन ही आता है कि जर्मनी में हिटलर का उदय क्यों हुआ, अगर हिटलर ने पॉपुलर क्यों हुआ। तो आप ये बताओगे, पहला वर्साई की संधि की शर्तें। वर्साई की संधि इतनी बुरी थी कि लोग तंग आ गए थे और लोग चाहते कि ऐसा नेता आए जो उनके देश को जीना सिखाए इज्जत मान से, क्योंकि हर जगह उनको अपराधी कह के बुलाते थे। किसी भी देश में जाओ, जर्मनी का कोई भी जाता था उसका मजाक उड़ता था, जैसे अभी तुमने मजाक करे थे अभी। और हिटलर ने कुछ ऐसे वादे किए थे जिससे लोग प्रभावित हो गए। हिटलर ने बोला कि जब मैं सत्ता में आऊंगा तो मैं कोई भी जो अपने देश को बर्बाद नहीं दूंगा, कोई कर्जा नहीं चुका रहा, अपने देश को आगे बढ़ाऊंगा, जो खोए हुए राज्य हैं उनको दिलवाऊंगा। ठीक है, और उसने बोला कि देखो इस देश में क्या बेरोजगारी है, महामंदी है, तो क्या ये सरकार तुम्हारे को निजात दिला सकती है? इतने लोग भूखे बेरोजगार हो रहे हैं, क्या उनको रोजगार, नौकरी, अच्छे स्वास्थ्य दिला सकती है? मुझे बुला के देखो, मैं कितना कुछ करूंगा। तो ये सारे पॉइंट थे जिसकी वजह से क्या हुआ, और आमूल परिवर्तनवादियों और समाजवादियों में आपसी फूट। और सबसे बड़ी बात, हिटलर इसलिए आगे निकल गया क्योंकि जो परिवर्तनवादी थे और समाजवादी थे, सोशलिस्ट, और जो चेंज लाने वाले जो थे, उन दोनों में आपस में फूट पड़ गई, लड़ाई पड़ गई, तो जिसका फायदा हिटलर ने उठाया था। अगर शॉर्टकट बताऊं, अगर आपसे पूछेगा ना हिटलर का उदय क्यों हुआ, तो आप बता देना कि एक तो वायमर जो पार्टी थी, वायमर गणराज्य, ये कमजोर हो गया था।
दूसरा वर्षा की संधि बहुत बुरी थी, तीसरा आर्थिक मंदी बहुत ज्यादा हो गई थी देश में, बेरोजगारी बहुत ज्यादा थी, ठीक है, और नास्तिक विचारधारा, मतलब ये जो नास्ती मतलब ये जो हिटलर की जो पार्टी है ना, इसने अपनी विचारधारा बताई कि मैं आऊंगा तो मैं ये करूंगा, तो लोग उससे प्रभावित हुए। अब सुनो, देखो हिटलर की क्या सोच थी, अगर आपसे पूछेगा नाजियों का विश्व दृष्टिकोण, मतलब इसकी पूरे वर्ल्ड की क्या सोच थी, क्या इसकी दृष्टि थी। पहला, इसने बोला नस्लीय श्रेष्ठता शुद्ध और नार्डिक आर्यों का समाज, इसने बोला केवल आर्य पूरे विश्व में सबसे श्रेष्ठ है, आर्य जाति के लोग सबसे श्रेष्ठ है। और इसने बोला कि देश में राष्ट्रीय समाजवाद होना चाहिए, मतलब नेशनल सोशलिज्म होना चाहिए। और इसने जीवन परिधि अपने लोगों को बसाने के लिए ज्यादा से ज्यादा इलाकों पर इन्हें बोला कि केवल आर्य लोग हर जगह बसने चाहिए, बाकी किसी और जाति को रहने का कोई अधिकार नहीं। आर्य जो हिटलर की जाति के लोग थे, जो शुद्ध। और इसने बोला कि और इसने बोला यूटोपिया बोला था, यूटोपिया मतलब नस्ली कल्पना लोग, मतलब केवल इसी की नस्ल के लोग रहेंगे। अब सुनो, नाजी जर्मनी में युवाओं की स्थिति कैसी थी, देखो जो युवाओं की क्या हालत थी नाजी में। जर्मन और यहूदी के बच्चे एक साथ बैठ नहीं सकते। जब नाजी हिटलर बन गया ना, हिटलर ने बोला सुनो ध्यान से, जर्मनी के अंदर जो यहूदी लोग हैं और जो जर्मन है एक साथ नहीं बैठेंगे। वो यहूदियों से नफरत करता था, उसने यहूदियों को स्कूल से निकाल दिया और सारी किताब, यहूदी एक जाति है, और उनने क्या करता, जब सत्ता में आया था उन्होंने यहूदियों को मारना शुरू कर दिया था। और हाँ, और 14 साल की उम्र के सभी लड़कों को हिटलर यूथ में बोला कि जो भी हिटलर की जाति का है, जो शुद्ध आर्य है, उसको हिटलर की यूथ पार्टी में आना ही होगा 14 साल की उम्र में। उसके मतलब जैसे आर्मी होते हैं ना, ऐसे हिटलर यूथ आपको ज्वाइन करना पड़ेगा। और 10 साल की उम्र के बच्चों को युग फोंक में दाखिला कराना पड़ेगा। मतलब युवाओं के लिए उसने क्या नियम बनाया, युवाओं बच्चों के लिए क्या बनाया कि 10 साल की उम्र में आपको युग फोंक कराना पड़ेगा, 10 साल की उम्र में आपको हिटलर यूथ में ज्वाइन होना पड़ेगा। जो भी बच्चे युवा हैं वो यहूदी जाति के साथ कभी नहीं बैठ सकते हैं, और यहूदियों को स्कूल से निकाल, जिप्सियों को स्कूल से निकाल दिया। और जो भी लोग जो लोग हिटलर की जाति के थे लेकिन असक्षम थे, लूले थे, लंगड़े थे या किसी प्रकार में दिक्कत थी, उनको स्कूलों से निकाल दिया। सिर्फ शुद्ध और साफ होना चाहिए। अब क्वेश्चन आता है कि हिटलर के जमाने में महिलाओं की स्थिति कैसी थी। हिटलर ने बोला कि जो औरतों में जो सबसे बड़ी भूमिका और मेरे देश की सबसे बड़ी वैल्यू माँ की है। उसने माँ को सबसे पहला प्रथम बताया, सबसे बड़ी वैल्यू माँ को दी। वो भी किसको, जो केवल शुद्ध बच्चा पैदा करेगी, शुद्ध यहूदी बच्चा शुद्ध नास्ती बच्चा पैदा करेगी। अगर वो किसी और के साथ यहूदी के साथ बच्चा पैदा, मतलब समझ गया ना, तो वो गलत होगा और उसको किसी तरह कोई सुविधा नहीं मिलेगी। ठीक है, उसने बोला कि केवल शुद्ध नस्ल को ही देखना है। और उसने इनाम भी रखा था कि जैसे यहाँ देखो लिखा भी था, यहाँ बताओ जो 6 बच्चे पैदा करेगी ना, उनको क्या बोलते हैं, सिल्वर वाला मेडल मिलेगा। और जो 4 बच्चे उनको ब्रोंज वाला, और जो 8 या 8 से ज्यादा उसको गोल्ड वाला। तो आप इस तरीके से महिलाओं के बारे में लिख देना, ठीक है। और सुनो बेटा, वो भी और हाँ बिल्कुल सही, उसने बोला था शुद्ध आर्य होनी चाहिए जिनकी नीली आंखें होनी चाहिए, ये भी ध्यान रखना। और सुनो, और हिटलर ने पता क्या प्रोपेगेंडा चलाया था। हिटलर ने क्या करा था, जो भी लोग जैसे अपाहिज है, किसी प्रकार को दिक्कत है या यहूदी नहीं है, मेरे हिटलर की जाति की नहीं, तो उनको चैम्बर में भर के उनको मार दिया था उसने, ठीक है। और गैस चैम्बर में, और प्रचार फिल्मों में यहूदियों के प्रति, और पता जितनी फिल्में बनाई उसमें अपने सारे नाचियों को दिखाया कि यहूदियों से नफरत करो, यहूदियों से। और तस्वीरों में, फिल्मों में, पोस्टरों में, हर जगह केवल नाचियों को सबसे अच्छा बताया कि नाची की जाति सबसे अच्छी है। फिर इसका हश्र क्या हुआ, जब इस तरीके की स्थिति होती गई ना, तो फिर दूसरे इन देशों से लड़ा था। जर्मनी इन देशों से लड़ा था, जो युद्ध शुरू हुआ तो इस तरीके से जर्मनी हार गया था और हिटलर ने अपने को गोली मार ली थी। ठीक है भाई, कहीं मुझे पकड़ के ना मेरे ऊपर अत्याचार करें इस तरीके से, ठीक है बच्चों। देखो पहली वर्ल्ड वार हुई थी 1418, और जब जर्मनी पहले प्रथम विश्व में हार गया था तो सारा का सारा ब्लेम जर्मनी पे थोपा गया था। तो जब 39 से 45 में जब हिटलर था ना, तो हिटलर की वजह से ही 39 में युद्ध शुरू हुआ था, क्योंकि हिटलर अलग अलग इलाकों को जीतता चला जा रहा था। तो विश्व के देश इकट्ठे हो गए, इसको बताते हैं। तो ऐसे ही हिटलर के साथ जापान और इटली इकट्ठे हो गए, और इसके बाद क्या हुआ, इन सब ने अटैक कर दिया। और जर्मनी में हिटलर ने तो अपने को मार, खत्म हो गया था युद्ध, तो हिटलर मर गया था। लेकिन जापान जो था ना, जापान वो मान नहीं रहा था, कह रहा मैं तो लड़ूंगा। जापान जर्मनी के साइड था, तो जापान अमेरिका ने जापान के 2 शहरों पे परमाणु बम हमला कर दिया, हिरोशिमा और नागासाकी। एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लेता है कि अमेरिका ने जापान के किन 2 शहरों पर
किन दो शहरों पे मतलब परमाणु बम किया, हमला किया, तो आप बता देना हिरोशिमा और नागासाकी पर उन्होंने हमला कर दिया था। ठीक है, सुनो बच्चों, एक क्वेश्चन आ रहा था कि सर्वहाराकरण किसे कहते हैं। सर्वहाराकरण, ठीक है, समाज के मध्यम वर्ग का जो गरीब होते होते, जो मध्यम वर्ग मिडिल क्लास फैमिली के, वो गरीब होते होते तो मजदूर वर्ग की आर्थिक स्थिति में पहुंच जाए। मतलब आप पहले मिडिल क्लास फैमिली क्यों, और आपकी स्थिति जैसे खराब होते 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 आप मजदूर बन गए। क्या बन गए? मजदूर। उसी को सर्वहाराकरण कहते हैं। और हिटलर ने ये बात उठाई थी, जिसकी वजह से लोगों ने उसको सपोर्ट किया था। बताते ना सर्वहाराकरण। और उसके बाद एक क्वेश्चन और आ रहा था कि नवंबर का अपराधी क्या है। क्या है नवंबर का अपराधी? तो बोलोगे जर्मन समाजवादी, कैथोलिक और डेमोक्रेट खेमे के लोग जो वायमर गणराज्य के हिमायती थे, उनको नवंबर का अपराधी कहा गया। जर्मन समाजवादी, कैथोलिक और डेमोक्रेट खेमे के लोग, याद रखना, जर्मन समाजवादी, कैथोलिक और डेमोक्रेट खेमे के लोग जो वायमर गणराज्य के हिमायती थे। किसके? वायमर गणराज्य के। वायमर गणराज्य को सपोर्ट कर रहे थे, उन्हीं को नवंबर का अपराधी कहा गया। ठीक है, तो अगर कुछ जैसे पढ़ा है मैंने, अगर कुछ गलत बात लाइन में बोल दी हो कुछ, तो आप कमेंट करके जरूर बता देना। वैसे कोशिश की कि मैंने हर चीज सही बताने की कोशिश की है। ठीक है, और आप अच्छे से तैयारी करें और खूब मन लगा के पढ़ें। और आज के लिए इतना बहुत है। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग केयरफुली। और भी एक्स्ट्रा पढ़ना है। ठीक है, टेक केयर ऑल डियर स्टूडेंट्स।